तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आ गए हम एक नए वीडियो के साथ जिसमें बहुत से लोगों को पता नहीं है कि सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज वॉलेट या एक्सचेंज क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करें और कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट का होगा, या हम अपना फ़ंड कहाँ पे रखें जहाँ पे हमारा फ़ंड सेफ़ रहेगा। तो इस वीडियो में मिलने वाले आपको सभी जो आपके डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। तो बने रहे वीडियो में। तो जैसे कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज वॉलेट के बारे में। हो सकता है ये वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो आप लोग थोड़ा बने रहे इस वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आप लोग पहले देख लो कि कौन से क्रिप्टोज़ आते हैं और कौन से नहीं। जैसे कि आप लोग बहुत ही इजी है इसका आंसर, जो है बहुत ही इजी है। बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है। तो मैं आपको बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारे तरीके से बताने वाला हूँ, सिर्फ एक लाइन में, कि सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज किसे कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के हम जहाँ लॉगिन करते हैं या फिर हमारा अकाउंट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। वो होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। और जहाँ पर हम विदाउट एनी अपना आइडेंटिटी, जहाँ पे हम अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं देते हैं, विदाउट पासवर्ड के हम अपना एक अकाउंट बनाते हैं और वहाँ लॉगिन करते हैं, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है कि आप लोगों को आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ता है, और डिसेंट्रलाइज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि हमें जो अपना एसेट है वो हमें कहाँ रखना चाहिए, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर या फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर। तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन जो है एग्जांपल देने वाला हूँ सेंट्रलाइज का और डिसेंट्रलाइज का। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में। तो आपको पता होगा कि एफ टी एम ओ एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज था, जहाँ पे उसका स्टेबल कॉइन भी था। और उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को पता ही होगा कि वो बहुत ही ज़ोरों से क्रैश हुआ, जिस वजह से लाखों लोगों का मिलियंस में जो है पैसा डूब गया। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर हम अपना पैसा जो है एक्सचेंजेस पे रखते हैं तो 101% आप श्योर नहीं रह सकते कि हमारा पैसा जो है एकदम सेफ़ है। बाई चांस अगर कोई कॉइन जो रहता है एक्सचेंजेस पर, बहुत सी बार हमारा ध्यान नहीं रहता है उस कॉइन के ऊपर, तो हम एक्सचेंजेस पे बाय करके भूल जाते हैं। एक्सचेंजेस क्या करते रहते हैं कि कॉइन्स को लिस्टिंग भी करते हैं और डीलिस्टिंग भी करते हैं। तो गाइस, अगर आपका ध्यान नहीं है, आज से आपको 2 साल बाद 4 साल बाद अगर कॉइन को सेल करना है और अगर वो कॉइन नहीं रहेगा तो आप सेल नहीं कर पाओगे। तो एक्सचेंजेस क्या करते हैं कि कॉइन को डीलिस्ट भी करते हैं, जिस वजह से जो कॉइन अगर हमने लिया है, हमारा ध्यान है उसको डीलिस्ट कर दे, तो हमारी वैल्यू उसकी ज़ीरो हो जाएगी। उसे हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये एक नेगेटिव जो रोल इम्पेक्ट करता है हमारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को। तो हम एक्सचेंजेस पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि हम अपना पैसा वहाँ पे रख सके कि साल 2 साल के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो सबसे बेस्ट जो मेरा एक आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो है 150 CR यानी 150 करोड़ का जो है मेरा प्रॉफिट जो है वो चला गया है। बिकॉज एक्सचेंज के ऊपर मैंने 2022 पे कॉइन बाय किया था, जहाँ पे उसकी वैल्यू आज के डेट पर 5 रुपये चल रही है और उसकी वैल्यू हो रही थी 150 CR यानी 150 करोड़। तो एक्सचेंज की वजह से मेरा वो लॉस हो गया है। तो अब आते हैं हमारे पॉइंट पर कि हमें अपना पैसा कहाँ रखना चाहिए। तो गाइस, जब से मेरा 150 CR जो है लॉस हुआ है, एक्सचेंज ने मेरा पूरा डाटा जो है इरेज कर दिया था, सरकार ने उस एक्सचेंज को बैन कर दिया था। तो इसलिए मैं अभी जितने भी मेरे कॉइन्स है, जितने मेरा एसेट्स है, उसे मैं अपना ट्रस्ट वॉलेट में यानी कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट में मैं रखा हूँ। जिस वजह से अगर इन फ्यूचर कोई एक्सचेंज पे अगर वो कॉइन अवेलेबल नहीं भी रहता है तो मैं उसे स्वैप करके सेल आउट कर सकता हूँ। आई होप
कि आपको इतनी बात समझ आ गई है। आइए अभी हम देखते हैं इसके आगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस है उनमें क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, अभी हम थोड़ा सा उसका डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर, और इसके आगे मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज में जो दोनों डिफरेंस है वो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि एक्सचेंज जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं वहाँ पे जो पैसों पे जो है हक जो है एक्सचेंज का होता है, जबकि डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं है। जो उनके यूज़र्स होते हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल होता है, उनके फंड के ऊपर उन्हीं का कंट्रोल होता है। और यहाँ पे कोई एनाटोनिमस नहीं होता है, यानी कोई हैकिंग वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती है। हैकिंग के लिए भी आप लोग देख सकते हो कि आपका कोई एक्सचेंज है उसे एक्सचेंज को हैक किया जा सकता है, उसे लॉगिन आईडी पासवर्ड से जो है यानी कि लॉगिन किया जा सकता है, आपका फ़ंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जबकि डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं रहता है, कोई हैक नहीं कर सकता उसको, और एंड सेवरल डाउन टाइम भी नहीं होता है। सबसे इजी बात ये है कि लोग सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइज की तरफ क्यों जाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि हमारा जो पैसा है यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो सेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस होते हैं उन्हें यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है। लाइक वजीरेक्स, सन क्रिप्टो, बायबिट, बिटबिनांस, ये जितने भी है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, इनको यूज़ करना बहुत ईजी रहता है। कोई भी व्यक्ति जो है P2P के थ्रू पैसा डिपॉजिट कर सकता है, यूपीआई के थ्रू पैसा डिपॉजिट करता है और इजीली कोई भी क्रिप्टो और एसेट्स बाय कर सकता है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि हमें डिसेंट्रलाइज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वहाँ पे बहुत थोड़ी सी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, लेकिन हमारे लिए वही बेटर होता है। सेंट्रलाइज में एडवांस टूल्स होते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ बेसिक फीचर्स रहते हैं। और सेंट्रलाइज में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है और डिसेंट्रलाइज में लिक्विडिटी जो है बहुत ही कम होती है। तो ये तो हो गया एक डिफरेंस। इस प्रकार से हम अगर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस अगर निकालें तो आपको पता चल ही गया है कि क्या डिफरेंस है। देन इसके बाद आपको यूज़ कौन सा करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और कब और कितना आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर देखा जाए तो सेंट्रलाइज में आप जो कोई कॉइन्स आते हैं मार्केट में लिस्ट होने से पहले, यानी कि ICOs, आप बाय नहीं कर सकते हो सेंट्रलाइज में। जबकि डिसेंट्रलाइज में आप कोई भी ICO या IDO या डेक्स जो है आप इजीली वहाँ पे बाय एंड सेल कर सकते हो। तो मेन नीड तो अगर आप लोगों को देखा जाए तो आपको अगर डिसेंट्रलाइज वॉलेट चलाना आता है, यूज़ करना आता है, तो आपको करना चाहिए, आपका फ़ंड वहाँ पे सेफ़ रहता है। देन और यहाँ पे हम अभी देखने वाले हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का और ब्लॉकचेन के थ्रू जो इनका डाइवर्सिफाई। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि जो डिसेंट्रलाइज है वहाँ पे ऑपरेटर बाय सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत से डिफरेंस है गाइज़। मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगा, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। रेगुलेशंस में देख लो कि हाईली रेगुलेटेड रहता है। मेन जो टॉपिक उधर छूट गया था मैं यहाँ पे सिर्फ वो कवर करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि रेगुलेशन के हिसाब से कि जो सेंट्रलाइज है वो हाईली रेगुलेटेड होते हैं, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज हो उसमें कोई KYC नहीं होती है और AML स्टैंड होता है। लिक्विडिटी का भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो सेंट्रलाइज में वहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है और डिसेंट्रलाइज में उतनी लिक्विडिटी नहीं होती। और साथ में ट्रेडिंग ऑप्शन, तो अगर सेंट्रलाइज में देखो तो मल्टीपल जो है ट्रेडिंग ऑप्शंस होते हैं, इंक्लूडिंग स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड अदर्स ट्रेडिंग। जबकि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता, ओनली लिमिटेड टू क्रिप्टो लैंडिंग एंड बोरोविंग एंड स्पेक्टिकुलम इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। और अवेलेबिलिटी देखो आप लोग देख सकते हो कि डिपेंड ऑन द सेंट्रलाइज कंपनी एंड ऑपरेटिंग द एक्सचेंज, यानी कि बहुत से कॉइन्स जो है आप लोग जो एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं सेंट्रलाइज को, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी एबिलिटी है। जैसे कि बाइनेंस जो है सेकेंड टॉप जो है क्रिप्टो एक्सचेंज बना हुआ था, यानी कि FTMO के बाद में अभी फ़िलहाल में बाइनेंस ही है जो टॉप में है। इसके बाद में आप लोग डिसेंट्रलाइज में अगर देखोगे तो ऑलवेज एक्सेसिबल टू यूज़र्स, यानी कि आप कोई भी कॉइन जो है यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो,
बस आपको उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वो किस ब्लॉकचेन में बना हुआ है। दैट्स इनफ। आपको बस इतनी ही नीड है डिसेंट्रलाइज में यानी ट्रस्ट वॉलेट में उस कॉइन को ऐड करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज होता क्या है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज ऐसा है कि जहाँ पे आप होल्डिंग कर सकते हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज होल्ड एंड प्रोटेक्ट योर क्रिप्टो फंड एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट। मोर यूजर्स इक्वल टू हायर ट्रेड वॉल्यूम। जितने ज़्यादा ट्रेडर्स आएंगे, जितने ज़्यादा यूज़र्स आएंगे, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हाई ट्रेडिंग होगी और ट्रेडिंग ज़्यादा होंगी तो उसमें ट्रेडिंग में वॉल्यूम आएगा। साथ में ही रिक्वायर्ड KYC एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सेंट्रलाइज में जैसे कि आपको KYC करना ही पड़ता है, देन उसके बाद में ही आप P2P वगैरह बाकी चीज़ें जो है कर सकते हो। और यहाँ पे KYC इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल डाटा आपको देना पड़ेगा, देन इसके बाद ही आप जो है उसे यूज़ कर सकते हो। और यहीं पे जो है सेंट्रलाइज का हमने देख लिया और डिसेंट्रलाइज में इसका अपोजिट होता है। देन वहाँ पे ज़्यादा यूज़र्स नहीं होते, इसलिए ज़्यादा वहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं क्रिप्टो जो ट्रेडिंग होती है वो सेंट्रलाइज में होती है, डिसेंट्रलाइज बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है, वहाँ पे वॉल्यूम कम होता है। और आपको तो पता ही है कि डिसेंट्रलाइज में कोई भी हमें KYC अपना इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक ईमेल आईडी के थ्रू हमारा काम हो जाता है। और वहाँ पे हमें एक सिर्फ फेस को जो है प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, उस फेस को हमें बस कहीं रखना पड़ता है, जिसके बदौलत हम कभी भी अपने एसेट को जो क्रिप्टो एसेट्स है जो ट्रस्ट वॉलेट में रखे हुए हैं उसको कभी भी हम लॉगिन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद होंगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।